हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिठा जी। मैं हूं अब्दुल रहमान, आपका फिजिक्स मेंटर, और हम लोग यहां पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल, जिसका नाम मैंने रखा है प्रोजेक्टाइल लाएगा चेहरे पे स्माइल। तो आज फिर से आप लोगों के चेहरे पे बहुत सारी खुशी, बहुत सारा स्माइल आने वाला है। बस उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे लफ्जों के साथ सफर करिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल के कुछ और दूसरे टाइप्स, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड वाले टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक टाइप को देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते थोड़ा उससे ऊपर, ठीक है। पहले बेसिक पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर के कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल को। लेकिन अब मैं यहां पे ये भी बता दूं को जो बेसिक वाले हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशंस थे, वहां पे जो चीजें हमने निकाली थी, जो स्टेप्स को फॉलो किया था, वही सारी चीजें हम लोग यहां भी करेंगे। जो इक्वेशंस को वहां फॉलो किया था, कौन से इक्वेशंस? वही 3 इक्वेशंस। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उसी 3 इक्वेशंस को हम लोग यहां भी यूज करेंगे, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। तो अगर तुम लोगों ने वो बेसिक वाला, दैट इज कौन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले उसको देख लो, ठीक है ना। उससे फिर थोड़ा इसको समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर के कॉन्सेप्ट्स है ना। तो ऊपर के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए हमें नीचे के कॉन्सेप्ट्स को देखना और समझना बहुत अच्छे से जरूरी होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लो। अगर तुमने देख लिया तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है, यहाँ पे एकदम कंटिन्यू हो जाओ, शुरू हो जाओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि ऑब्लिक वाले प्रोजेक्टाइल, जो बेसिक वाला प्रोजेक्टाइल था हमारा, इसमें यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन को कैसे इससे उससे हेल्प ले सकते हैं, उससे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। चलो चलते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड पे, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले हमें दो चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और क्या? इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड और रोटेटेड, द वेक्टर डज नॉट चेंज दो इट्स कंपोनेंट्स में चेंज। उसके कंपोनेंट्स चेंज हो सकते हैं, वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्या करने से? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करने से। तो इंक्लाइंड प्लेन में इसकी जरूरत पड़ेगी, इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इंक्लाइंड प्लेन को पढ़ने से पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। क्यों जानना जरूरी है? क्यों? इसलिए क्योंकि जब इंक्लाइंड प्लेन जब हम लोग पढ़ रहे होंगे और इस कॉन्सेप्ट का हमें पता नहीं होगा, तो ये चीजें हमें परेशान कर सकती है, ठीक है ना। अब वहां पे हम लोग काम करेंगे इसमें, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या हो सकता है कि तुम्हें इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, जो तुम्हारे दिल में क्या पैदा कर देगा? डर पैदा कर देगा, तुम्हें इरिटेट करेगा, तुम्हें परेशान करेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगने लगता है, फिर तुम इस वीडियो को भी नहीं देखोगे, ठीक है। कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझा दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, फिर इसका यूज जब इसको पढ़ने में आएगा तब वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यही मोटो है मेरा, इसी मोटो से मैं इस दोनों पॉइंट्स को भी मैं समझाऊंगा। तो बहुत अच्छे से और प्यार से इसको देखना है कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है, ताकि आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चीजों को आसान बनाना, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन हमें क्या करना है? उसको स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करके बाइफरकेट करके उसको आसान कर देना है। हमारा यही काम है, ठीक है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो, उसको तोड़ के अलग अलग कर देते तो वो चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग यहां पे देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना बेसिक वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड। यही होता ना, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, इसी को बोलते हैं ना। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना है। तो हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट कैसे करेंगे? देखो, ये एक्स डैश हो गया रोटेटेड वाला एक्स एक्सिस, और ये वाई डैश हो गया रोटेटेड वाला वाई एक्सिस, ठीक है। हमने क्या किया? यहाँ पे इस बेसिक वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसा रोटेट कर दिया, तो एक्स ऊपर आ जाएगा और वाई भी उतना शिफ्ट हो जाएगा। कितने एंगल से? सपोज करो हमने इसको रोटेट किया है थीटा एंगल से। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसा रोटेट कर दिया, ठीक है। क्यों रोटेट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल को। तो जो मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे होते हैं, उस मोशन को हम इस एक्सिस पे एनालाइज नहीं करते, उसको नहीं देखते हैं। हमें अपने रोटेटेड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही चूज करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इस रोटेटेड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत कहां पड़ेगी?
वहां पे पड़ेगी जहां पे इंक्लाइंड प्लेन मोशन हो रहा होगा। किसी भी पार्टिकल का इंक्लाइंड प्लेन मोशन होगा तो हम इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही काम करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी इस वाले बेसिक वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से। तो हमारे पास ये क्या एक्स एक्सिस क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्स एक्सिस है और ये इंक्लाइंड प्लेन वाला वाई एक्सिस है। यहां भी एक्स और वाई में 90 डिग्री का एंगल होगा, जिस तरह से इस वाले और इस वाले में होता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें समझ में आ गया ना। ये इंक्लाइंड प्लेन का एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइंड प्लेन का वाई एक्सिस है वर्टिकल। ठीक है, इसको रोटेट कर लिया। अब कुछ चीजें इसमें और बची हैं, जैसे कि हम लोग जब रोटेट करते हैं एक्स वाई प्लेन क्यों बनाते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट को बनाने के लिए। तो हमें यहां भी देखना होगा कैसे वेक्टर के कंपोनेंट्स को बनाते हैं। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है, नीचे होता है ना। किसी भी कंपोनेंट को बनाना पड़ेगा, ये जी होता है। अगर इसके कंपोनेंट को बनाना है तो हमें एंगल तो पता होना चाहिए ना, थीटा इसने किस वाले एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, तो हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। देखो कैसे एंगल निकालते हैं, सबसे सिंपल है। हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल में एक्स बने सॉरी थीटा एंगल है, तो वर्टिकल और वर्टिकल में भी कितना एंगल होगा, थीटा एंगल होगा। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में एक्स थीटा एंगल है, तो वर्टिकल वर्टिकल में भी थीटा एंगल होगा। तो अभी देख लो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पे कौन सा एंगल होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। ये वर्टिकल है और ये वर्टिकल है, तो यहां भी एंगल थीटा होगा। सिंपल है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में थीटा, वर्टिकल वर्टिकल में थीटा। दो बार वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड वाला है और एक इंक्लाइंड प्लेन वाला है। ठीक है, तो वर्टिकल वर्टिकल में एंगल सेम होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में सेम होगा, वर्टिकल वर्टिकल में सेम होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में सेम होगा। उस वाले एंगल को थीटा लेना है। ठीक है, जब हमें थीटा की क्या का पता चल जाएगा, थीटा का पता चल जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट्स को या फिर फोर्स के या फिर वेट के कंपोनेंट को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं किधर भी, एंगल पता चलने के बाद। सपोज करो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो तुमने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, तुम उसको थीटा मान रहे हो। अब कंपोनेंट तुम्हारा इस तरफ है, इस तरफ साइन कॉस में उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। जो भी हम एक्सप्रेशन का कंपोनेंट लेंगे और आगे वैल्यूज को इक्वेशन में रख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मेरी सारी कैलकुलेशन सब कुछ गलत हो सकता है। क्यों गलत होगा, क्योंकि तुमने शुरुआत ही गलत कर दी। अगर हम शुरुआत ही गलत कर देंगे तो अंत तक 4 पन्ने 5 पन्ने का पूरा सॉल्यूशन हमारा बेकार चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत में संभल के फूक फूक के कदम को रखेंगे, ताकि कोई गलती हमसे ना हो और आगे के कैलकुलेशंस भी हमारे सब सही हो, सारा मेहनत भी क्या हो जाए, सब मेंटेन हो जाए, कोई बर्बाद ना हो, सब फायदे में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग शुरू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमने बताया कि किस तरह से कौन से एंगल को थीटा मानना है, किसको नहीं मानना, ताकि कंपोनेंट्स बनाने में क्या हो जाए, इजी हो और कोई दिक्कत नहीं हो, सारे कॉन्सेप्ट सही सही चलते रहे। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने रोटेट करा दिया, एंगल्स को कैसे निकालना है, किसको थीटा बोलेंगे वो भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे वाले लाइन पे कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, उसका कंपोनेंट चेंज होगा। कैसे, अभी देखते हैं। सारी लाइंस को, सारी चीजों को हमें ना ग्राफिकली देख करके समझना पड़ता है। ये लाइन अगर लिख के मैं दे देता या किसी भी बुक में अगर ये लाइन लिखा है उस पर और चीजें नहीं समझाई गई हैं तो वो समझ में वैसे भी नहीं आएगा। क्या आएगा ये लाइन समझ में, देखने समझ में नहीं आता है, उसको बताना पड़ता है अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के, अलग अलग ग्राफ को लेकर के। ठीक है, देखो अब हम लोग यहां पे देखेंगे, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वाला है, ये स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है, इसको बोला y एक्सिस और ये क्या हो गया, x एक्सिस, y x। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है इस तरफ g। ये एक वेक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका मैग्नीट्यूड तो 9.8 होता ही है। ठीक है, तो अगर इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट को बनाना है हमें x की तरफ और y की तरफ, तो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। हमने बताया था ना पहले, बेसिक वाले प्रोजेक्टाइल में भी देखा था कि x कंपोनेंट इसका 0 होगा और इसका y कंपोनेंट होगा ay इज इक्वल टू माइनस जी। माइनस जी क्यों, क्योंकि y, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, y के निगेटिव में है, निगेटिव डायरेक्शन में, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव। ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव उधर वाला निगेटिव। ओके, तो जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस n बताएगा कि ये निगेटिव y में है और g उसका मैग्नीट्यूड है। क्योंकि हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को लिख रहे हैं तो हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन
डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ax इक्वल टू 0 है, ये ay इक्वल टू माइनस जी है। ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे, थीटा एंगल, ये x डैश हो गया रोटेटेड वाला और ये y डैश हो गया रोटेटेड वाला, y एक्सिस, ठीक है। कितना रोटेट किया हमने, सपोज करो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल रोटेट किया है, ठीक है। जब इसको थीटा एंगल रोटेट करेंगे तो इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा ना। तुम क्या कर रहे हो धरती पे, उसको नेचर से थोड़ी मतलब है, ठीक है। नेचर तो अपना होगा, अपना वो फिक्स है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वो तो हमेशा ही रहेगा। तुम किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी है। अब अगर हमें जरूरत पड़ेगी इस जी के कंपोनेंट को बनाने के लिए y एक्सिस के अलोंग और x एक्सिस के अलोंग, कंपोनेंट की जरूरत तो पड़ेगी ना, x और y एक्सिस लेते हैं इसलिए क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट बना सके, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को y की तरफ और x की तरफ रिजॉल्व करना है, तो हमें एंगल लेना पड़ेगा ना, एंगल लेना पड़ता है रिजॉल्व करने के लिए, तभी तो साइन कॉस किधर आएगा ये हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर देखो ये हॉरिजॉन्टल है थीटा एंगल है, ये वर्टिकल है और ये वर्टिकल है, देखो ये वर्टिकल है ना, इसी डायरेक्शन में था ना जी। तो वर्टिकल में भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। जब हमने थीटा बना लिया तब इसके कंपोनेंट्स को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, देखो जी के कंपोनेंट को इस तरफ बनाएंगे, मतलब निगेटिव वाई में बनाएंगे, तो कितना होगा, वो ऐसा लिख लेते हैं, निगेटिव वाई में कितना होगा, ये ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा। इस तरफ कॉस कंपोनेंट आएगा, एक्स की तरफ क्या बनेगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में है। यहां पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव वाई में है, ठीक है। तो माइनस माइनस साइन को लिखेंगे, जिस तरह से हमने ए वाई में यहाँ पे माइनस साइन लगाया ना, नेगेटिव वाई में तो माइनस जी होगा और पॉजिटिव वाई में होगा तो सिर्फ जी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ए वाई में माइनस जी कॉस थीटा और ए एक्स में माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, उसके कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये बेसिक वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, यहाँ पे इसका x कंपोनेंट 0 है, इसका y कंपोनेंट माइनस जी है। इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर अब इसकी तरफ मुड़ जाएगा, इसकी तरफ मुड़ेगा नहीं, नेचर नहीं मुड़ता, नेचर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें नेचर के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अभी तो उसी डायरेक्शन में होगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट को हमें बनाना है y एक्सिस में और x एक्सिस में, तो थीटा हमने बनाया तो ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा और एक्स कंपोनेंट हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। वेक्टर चेंज नहीं किया लेकिन इसके कंपोनेंट चेंज कर गए, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बेसिक वाला है और ये रोटेटेड वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमने इस लाइन में वही लिखा है कि वो वेक्टर चेंज नहीं होगा लेकिन उसके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे चेंज होते हैं इसको हम अच्छे से देख लेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो किसी बुक में कहीं पे ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा होता है, ये सिर्फ लाइन लिख के दे देते हैं, इसको समझाया नहीं जाता है। लेकिन अगर ये लाइन सिर्फ लिख के दे दिया गया और इसको हमने इस तरह से नहीं समझा तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इंक्लाइन प्लेन मोशन को, प्रोजेक्टाइल को पढ़ने में, और बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं। फिर हमें लगता है अरे ये तो बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक वाला है नहीं, ये बोर्ड लेवल है नहीं। सही बात है, ये बोर्ड लेवल वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो हमें चीजों को इस तरह से देखना है। देखो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान करने का तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है, उसके चीजों को पार्ट पार्ट करके देखो, स्टेप वाइज देखो, ठीक है ना, उसको खोल के अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एडवांस वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भी यही काम होता है। उसमें 3 4 5 स्टेप्स को एक ही साथ डाल दिया जाता है, वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है। अब वही बोर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं तो एक ही 2 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, वो आसान हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारे स्टेप्स को अलग अलग करके देखना होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हमारे लिए आसान बन सकती है और वो बन भी जाएगा। और हम लोग यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने इन दोनों लाइंस को देखा, इस तरह से चीजों को देखा, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, देखो कैसे पड़ेगी, अब हमें दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे वाले स्लाइड्स पे। देखो
इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइन प्लेन दो तरह के होते हैं, अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन। इसको भी समझ लेते हैं। अप द इंक्लाइन सर क्या होता है, डाउन द इंक्लाइन क्या होता है? कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। बस एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रख करके जमा करके यहाँ पे देखना होगा, इस वीडियो को देखना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे, मतलब क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अप द इंक्लाइन को, ठीक है। देखो अप द इंक्लाइन का क्या मतलब है, वही रोटेटेड वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, ये x है। बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तो ये अप द इंक्लाइन कहला जाएगा। और अगर बॉल को, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये x है और ये y है करना। अब हम ये डाउन द इंक्लाइन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अप द इंक्लाइन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऊपर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। तो बॉल को यहां से यहां फेंकेंगे, डाउन द इंक्लाइन में बॉल को यहां से यहां फेंकेंगे, इस तरफ जाएगा। तो इसको डाउन द इंक्लाइन कहते हैं, इसको अप द इंक्लाइन कहते हैं। तो अप द इंक्लाइन में जरा ध्यान देना, बॉल जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रिटार्ड करेगा। क्या करेगा, रिटार्ड। रिटार्ड मतलब क्या, इसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ये डाउन द इंक्लाइन है ना, ये ग्रेविटी की तरफ है और ये ग्रेविटी के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटार्डेशन है और यहाँ पे एक्सेलरेशन है। इन दोनों चीजों को, बेसिक चीजों को समझ लेंगे, फिर हम लोग अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन को अलग अलग करके देखेंगे, सेपरेट देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक चीजें बताई है, ठीक है। तो ये स्लाइड का भी काम पूरा हुआ, यहाँ भी सारी चीजें समझ में आई हमें। अब बढ़ते हैं इसके आगे के स्लाइड्स पे, ठीक है। देखो अप द इंक्लाइन को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करके रखा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक वाला था, उसको रोटेट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक्स एक्सिस इज द अप द इंक्लाइन। एक्स एक्सिस क्या होगा, अप द इंक्लाइन होगा। एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव होगा वो इंक्लाइन के ऊपर होगा, इंक्लाइन के ऊपर होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप द इंक्लाइन, ठीक है। वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। वाई एक्सिस होगा इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां भी y और x में 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने एक्सिस को डिफाइन कर लिया, x एक्सिस किसको बोल रहे हैं, y एक्सिस किसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास रोटेटेड वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। आगे की चीजें देखते हैं। देखो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन, ठीक है। हमने दो चीजें यहां पे लिखी, इसको भी देख लेते हैं कैसे। जब पार्टिकल को अप द इंक्लाइन फेंकेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, ये पार्टिकल है, इसको जब अप द इंक्लाइन प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। कितने एंगल पे फेंकना है हमें, वो अल्फा एंगल पे फेंकना है। देखो इस अल्फा एंगल पे फेंकना है, किधर, ये अल्फा एंगल किससे बनाएगा, इंक्लाइन प्लेन से बनाएगा, जिसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन से बनाएगा। ये कौन है इंक्लाइन प्लेन, यहाँ ना, तो ये अल्फा इसने यहां से बनाया है, ये अल्फा। अब इस अल्फा के बारे में भी मैं बता दूं कि कितने, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस अल्फा को इंक्लाइन प्लेन से ना देकर के हॉरिजॉन्टल से दिया होता है। तो अब हमें एंगल कहां से मेजर करना है, यहां से लेकर के यहां पूरा मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल तक, ठीक है। और अगर इंक्लाइन प्लेन से दिया होगा तो इस एंगल को सिर्फ इंक्लाइन प्लेन से ही बनाएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में ये चीजें चेंज करते हैं लोग, इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ के आते हैं इंक्लाइन प्लेन से और वो क्वेश्चन में आ गया हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो बच्चों दोनों को एक साथ एक जैसा मान करके सेम स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। हमें वहां पे वो हमारा प्रोसेस गलत हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आ रहा है तो हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहां से दिया गया है, इंक्लाइन प्लेन से दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल से दिया गया है। इन दोनों चीजों को देखेंगे, फिर एंगल को हम लोग डिसाइड करेंगे। आंख बंद करके काम नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। तो हमें सब आता हुआ भी, सब पढ़ा हुआ भी हमारे लिए फिर गलत हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिर्फ एक एंगल को चेंज किया है, इंक्लाइन प्लेन से ना लेकर के हॉरिजॉन्टल से ले लेगा और सब गलत हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन से लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे और देंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी, फिर तुम उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, सर ने क्या पढ़ाया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ये सारी चीजें फिर समझ में आएंगी तुम्हें, ठीक है। तो इस पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी u से और अल्फा एंगल इंक्लाइन प्लेन से बना के फेंका है, किधर, अप द इंक्लाइन। तो ये कैसा जाएगा, देखो ये इस तरह से इसका पाथ होगा ना, यहाँ भी पैराबोलिक होगा, यहाँ पे आके गिरेगा, पैराबोलिक पाथ होगा, यहाँ भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। ये इस तरह के मोशन को एक्वायर करेगा। अब यहाँ पे लिखा गया है बीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। अब देखो इस इंक्लाइंड प्लेन ने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया है उसको हम लोग बीटा कह रहे हैं।
यहाँ पे बीटा लिया है, कोई अल्फा थीटा फाई कुछ भी हो सकता है, नोटेशंस में कुछ नहीं रखे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में सब कुछ छुपा है, नोटेशन तो कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे अल्फा लिया और यहाँ पे इस एंगल को बीटा लिया इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ये वाला भी पार्ट खत्म हुआ, इसको हमने इस तरह से लॉन्च किया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है कि इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकालेंगे, इसके रेंज को कैसे निकालेंगे, इसके मैक्सिमम हाइट को कैसे निकालेंगे, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, यही सारी चीजें देखते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन में जो चीजें पूछी जाएंगी उसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग अब निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें, एक और छोटा सा काम करना है, क्या करना है, प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करते हैं किसमें, 1D एंड 1D में, क्योंकि ये 2D मोशन है। 2D मोशन को पहले क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है, चीजों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे ना, चीजों को पहले हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर जोड़ करके सामने पेश कर देते, लीजिए सर थाली में खा लीजिए फिर खाना, ठीक है ना। तो हम लोग वही काम करेंगे, पहले इसको स्प्लिट करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में, ठीक है। तो इसके इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे ना, एक्स एक्सिस वाला इक्वेशन और वाई एक्सिस वाला इक्वेशन, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशंस को लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं एक्स एक्सिस और यहां पे वाई एक्सिस। कौन सा एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड वाला, कौन सा वाई एक्सिस, इंक्लाइंड वाला, ठीक है। क्योंकि हमने अब एक्स वाई को हमने अलग डिफाइन किया है, वो बेसिक वाला स्टैंडर्ड वाला यहाँ पे नहीं है। तो हम अभी इक्वेशंस लिखेंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस वाला इक्वेशन लिखेंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि वो गिवन होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी u को हम लोग स्प्लिट करेंगे किसमें, x में और y में। इसका x कंपोनेंट लिखेंगे, इसका y कंपोनेंट लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा, ux कितना होगा, देखो ये u है, ये अल्फा है, इसने बनाया यहाँ पे, तो इसका x कंपोनेंट इधर जाएगा ux, और इसका y कंपोनेंट यहाँ पे आएगा uy। कितना हो सकता है, जिससे एंगल बनाएगा वो कॉस होता है, तो u कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और जिससे एंगल नहीं बनाएगा वो साइन होता है, u साइन अल्फा। कंपोनेंट को बना लिया, रिजॉल्व कर लिया हमने वेक्टर को, किधर, x की तरफ और y की तरफ, x एक्सिस इक्वेशन एंड y एक्सिस इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को बनाते हैं। एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बाकी सारे फोर्सेस को हम लोगों ने क्या क्या है, नेग्लेक्ट करके रखा है, इग्नोर करके रखा है, ठीक है। कौन सा फोर्स है, एयर फ्रिक्शन वाला, विंड रेजिस्टेंस वाला फोर्स, वो अभी हमने इग्नोर किया है इस वाले में भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट बनाने हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। यहाँ पे लिखेंगे एक्स कंपोनेंट और यहाँ पे लिखेंगे वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। कितना होगा सर, पहले वाले बेसिक वाला जो हमने देखा था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, वहां पे ए एक्स 0 आया था और ए वाई माइनस जी आया था, वो तो बिल्कुल क्लियर है कैसे आया था। अभी हमने इंक्लाइंड प्लेन के लिए देखना है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होंगी। ये सारी चीजें अब जो पहले बताया था, रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कंपोनेंट चेंज करेगा कैसे करेगा, वो सारी चीजें अब यहाँ पे यूज में आएंगी, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे बताते तो हो सकता था तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने उसको पहले बता दिया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पे ये है ना, ऐसा ये x है और ये है y, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड g। एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल थीटा है, होगा ना थीटा ये एंगल। फिर से मैं समझा देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा मत ले लेना, अगर लिया सब गलत हो जाएगा, इस पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो जब ये थीटा एंगल बन गया, ये g है, तो इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम आसानी से बना सकते हैं। कौन कॉस आएगा, कौन साइन आएगा, इधर कौन जाएगा, ये y कंपोनेंट है, y के अलॉन्ग कितना आएगा, माइनस जी कॉस थीटा। अभी थीटा नहीं है, सॉरी बीटा है ना यहाँ पे एंगल, तो हम इसको बीटा ले लेंगे, इसको बीटा लिखेंगे, इसको भी बीटा लिखेंगे, ठीक है। देखो माइनस जी कॉस बीटा, y कंपोनेंट, x कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा ना, x एक्सिस में, नेगेटिव में। तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी साइन बीटा। बिल्कुल वैसा ही किया है जो इससे पहले मैंने जो समझाया था। तो नेगेटिव y में है इसलिए माइनस लगाएंगे, और ये नेगेटिव x में है इसलिए माइनस जी लगाएंगे, ठीक है। x की तरफ साइन वाला कंपोनेंट आएगा और y की तरफ कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। ये वाला एंगल बीटा है हमारे पास, क्योंकि ये एंगल बीटा है,
ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को बना लिया। ये यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। कई बार एक्स को हम कॉस ले लेंगे और वाई को साइन ले लेंगे, वाई कॉम्पोनेंट में साइन, एक्स कॉम्पोनेंट में कॉस रख देंगे, सब गलत हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा ना उससे उल्टा आएगा, जहाँ पे कॉस आना चाहिए वहाँ पे साइन आएगा, जहाँ पे साइन आना चाहिए वहाँ पे कॉस आएगा, क्योंकि तुमने शुरुआत में ही गलती कर दी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ए एक्स कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस जी साइन बीटा, और वाई कॉम्पोनेंट कितना है, माइनस जी कॉस बीटा। कंपोनेंट को बना लिया, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट को बना लिया, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को बना लिया। अब हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जिसकी जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा इक्वेशन लिख लेंगे अब आगे। ठीक है, काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अप द इंक्लाइन प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन तो हमें पता ही क्या होता है। मैंने बोला था ऑब्लिक, जब मैंने बेसिक वाला प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तो उस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। हाँ, वही तरीका मैंने यहाँ भी लिखा है। वर्टिकल मोशन को लेना है और सेकंड इक्वेशन को लेना है। टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन से वो ज़्यादा इजीली आता है। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन और सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे और यहाँ पे उसके इक्वेशंस को लिखेंगे। कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाला जाता है, देखो वर्टिकल मोशन मतलब क्या, वाई एक्सिस वाला इक्वेशन लिखना है। कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, मतलब सेकंड इक्वेशन को वाई एक्सिस में लिखना है। ठीक है, क्या है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल मोशन मतलब वाई वाले कंपोनेंट लेने में, यू वाई लेना है, ए वाई लेना है। इसका क्या मतलब है, उन सारी चीजों को भी रखेंगे। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकालते हैं, सपोज करो यही तो हमारा प्लेन था ना, ये एक्स है और ये वाई है, इंक्लाइंड वाला। पार्टिकल को यहां से यहां लॉन्च किया हमने, यहां पे आके गिरा। पूरे टाइम को निकालना है, ठीक है ना। तो जब इसके पूरे टाइम को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। ये वही सारे स्टेप्स है जो हमने बेसिक वाले में किया था, बोर्ड वाले लेवल में जो किया था। ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, वहां भी वही किया था। एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी क्या हो जाएगा, वाई एस वाई या वाई एस वाई इक्वल्स टू वाई, या वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब पार्टिकल ऊपर नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो वाई में वापस आ जाएगा ना, यहां से यहां जाएगा और यहां से वापस यहां आ जाएगा। तो जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। ठीक है, तो इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एस वाई इक्वल टू जीरो ले सकते हैं, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी पे इन सारे वैल्यूज को रखेंगे। यहाँ पे जीरो इज इक्वल्स टू यू वाई कैपिटल टी माइनस हाफ ए वाई कितना था यहाँ पे, माइनस जी कॉस बीटा कैपिटल टी स्क्वायर, ए वाई माइनस जी कॉस बीटा। ठीक है, वहां पे माइनस जी लगा था ना ऑब्लिक वाले में, यहाँ पे कंपोनेंट अलग आएंगे तो उसके हिसाब से रखेंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2u(y) अपॉन ay, यही आएगा इक्वेशन। ठीक है, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट में बोला था कि अगर हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, इतने सारे कैलकुलेशंस को नहीं देखना है, तो हम डायरेक्ट भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। कैसे, t इज इक्वल्स टू 2u(y) अपॉन ay से। बस उसके कंपोनेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, उसको एज इट इज रख देना है। यहाँ भी वही है, यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2u(y) कितना है, u साइन अल्फा, u साइन अल्फा, ay कितना है, g कॉस बीटा। उसके कंपोनेंट को रखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। और अगर डायरेक्ट रखना चाहते हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया है। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u(y) अपॉन ay, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 2u साइन अल्फा, सॉरी कॉस है ना वो, नहीं u(y) तो साइन ही है, x कॉस है, 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा। बस यही है टाइम ऑफ फ्लाइट इसका। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला था कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, ऑब्लिक हो या इंक्लाइंड हो, अप द इंक्लाइन हो या डाउन द इंक्लाइन हो या हॉरिजॉन्टल हो, सब जगह पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं।
ठीक है ना, इसी फॉर्मूले को यूज करके बस उसके कंपोनेंट को देख लेना, यहाँ पे यू वाई क्या बन रहा है, यहाँ पे ए वाई क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोसेस भी हमें समझ में आ रहा है और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी हमें समझ में आ रहा है, दोनों मैंने बता दिया है। प्रोसेस को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, लेकिन बेहतर होगा कि प्रोसेस को याद कर ले। टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को पहले हमने समझ ही लिया, फिर से देख लेते हैं क्या होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से बॉल को फेंका, ये यहां के लॉन्च करेगा, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस होगी पूरी एक्स एक्सिस की, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, यही हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है अप द इंक्लाइन के लिए, ठीक है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करने के लिए कौन से इक्वेशंस को, कौन से मोशन को चूज करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी तरह से जो ऑब्लिक वाले में भी यही था, इंक्लाइन में भी यही होगा, सेम है। देखो कितनी सिमिलरिटीज है ना, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, तो इसको समझने में हमें जरा भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सब वही काम कर रहे हैं जो पहले हम लोगों ने किया था। रेंज के लिए क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन सेकंड इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन सेकंड इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब एक्स वाला इक्वेशन लेना है, सेकंड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये रहा हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें सारी चीजों को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखें यहाँ पे, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एस एक्स को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, इज इक्वल टू यू एक्स स्मॉल टी प्लस हाफ ए एक्स स्मॉल टी स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एट स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट पे एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, रेंज के बराबर हो जाएगा, आर के। यही काम किया था वहां भी, याद करना थोड़ा, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू कैपिटल टी एस इक्वल टू आर, इसको यहां पे रखेंगे। क्या आएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू यू एक्स कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। ऑब्लिक वाले में ए एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इक्वेशन आसान हो जाता है, यू एक्स टी हो जाता है। यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये आसान नहीं होगा, यहाँ पे तो रेंज कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं। किसके लिए, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्स कॉम्पोनेंट 0 नहीं है, इसलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आर इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसकी वैल्यूज रख देनी है। यू एक्स कितना हमारे पास, यू कॉस अल्फा था ना, टी कितना है, टी को अभी कैलकुलेट किया हमने, यहां पे लग देते हैं 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी कितना, यू एक्स कितना था, सॉरी ए एक्स इज माइनस जी साइन बीटा, तो यहां पे रख देंगे माइनस हाफ जी साइन बीटा। टी कितना है, टी का स्क्वायर है, तो टी के स्क्वायर को रख देंगे 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर। रेंज आ गया हमारे पास। इसके बाद आगे इसमें जो भी कैलकुलेशंस करेंगे उसके हिसाब से रेंज को और ज्यादा हम लोग सिंप्लीफाइड कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। जो हमारे पास ऑप्शन होंगे ना, उस ऑप्शन के हिसाब से आगे इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही है, रेंज इंक्लाइन प्लेन के अप द इंक्लाइन का रेंज यहीं से आएगा। हमें यही बातों का ध्यान रखना है, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट को देखना है हमें। यहाँ पे सारे एक्स कॉम्पोनेंट है, तो इसका यू एक्स कितना होगा, इसका एक्स कितना होगा। अगर हमें यू एक्स और एक्स मालूम है तो रेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस हॉरिजॉन्टल मोशन एंड सेकंड इक्वेशन। इससे हम बहुत आसानी से रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउन द इंक्लाइन प्लेन को देखते हैं। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब एक्स को नीचे की तरफ कर लेंगे तो वाई इस तरफ आ जाएगा और एक्स ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देखो किसको एक्स एक्सिस मानना है, एक्स एक्सिस इज डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डाउन द इंक्लाइन मानना है और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन करना है। ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। हमने एक्सिस को डिफाइन कर लिया, इसको रोटेट कर लिया है। अब देखो क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद इंक्लाइन। यहां भी अल्फा को इंक्लाइन प्लेन से ही दिया गया है और पार्टिकल को लॉन्च किया है u के इनिशियल वेलोसिटी से।
तो अगर यहाँ पे ये पार्टिकल हमारे पास होगा, इसको लॉन्च किया हमने इनिशियल वेलोसिटी u से, जिसने एंगल बनाया है अल्फा, किससे? इंक्लाइन प्लेन से। यहाँ पे साफ लिखा हुआ इंक्लाइन प्लेन से ये एंगल अल्फा बना है, हमने बना लिया। जब इसको इस तरह लॉन्च करेंगे तो कैसा जाएगा, इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ होगा इस तरह से पैराबोलिक, ये यहाँ पे आके गिरेगा कहीं पे बॉल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे डाउन द इंक्लाइन, ये इंक्लाइन के डाउन में है तो इसको डाउन द इंक्लाइन कहेंगे। इसका पाथ ऐसा बनेगा, ये फिगर पूरा ऐसा बनेगा, इसको देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? बीटा है। तो हमने अल्फा को भी अच्छे से देखा और बीटा एंगल को भी अच्छे से देखा कि ये क्या चीजें हैं। तो पूरे फिगर कंप्लीट हो गया हमारा डाउन द इंक्लाइन के लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इस एक्स के अलोंग और इस वाई के अलोंग। चलो लिखते हैं इसके कंपोनेंट को। देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स बनाने हैं हमें। सबसे पहले किसका कंपोनेंट बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे कंपोनेंट u का, इनिशियल वेलोसिटी का। तो यहाँ पे लिखेंगे ux और यहाँ लिखेंगे uy इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ठीक है। तो जब ये u है, इसने अल्फा बनाया है, तो इसका x कंपोनेंट इधर आएगा ux और y कंपोनेंट इधर आएगा uy। हम देख सकते हैं कि x के साथ cos आएगा तो लिखेंगे u cos अल्फा, और y के साथ sin आएगा जिसको लिखेंगे u sin अल्फा। वही काम करना है हमें फिर से, ठीक है ना। तो uy की वैल्यू u sin अल्फा और ux की वैल्यू u cos अल्फा। देखो दोनों पॉजिटिव में है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगाया अभी इनिशियल वेलोसिटी के लिए। अब किसका कंपोनेंट निकालेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का निकालेंगे, ठीक है। g का कंपोनेंट x की तरफ और y की तरफ, तो ये ax आएगा और ये इधर y लिखेंगे ay इज इक्वल टू ax और ay को निकालेंगे। देखो कैसे निकाल सकते हैं g के कंपोनेंट को, ठीक है। g के कंपोनेंट को निकालना है हमें। देखो ये x है और ये y है, ठीक है। g किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। देखना ध्यान से, ये वाला एंगल थीटा होगा, वर्टिकल एंड वर्टिकल के बीच में एंगल थीटा। इसको थीटा नहीं मानने ला, इसको थीटा मानोगे सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल होगा, ये कौन है? g है। तो इसके कंपोनेंट को अब हम लोग आसानी से बना सकते हैं एंगल को डिफाइन करने के बाद। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ax को क्या लिखेंगे? माइनस g साइन, कौन सा एंगल है ये? बीटा है ना, यहाँ पे फिर से बीटा ले लेते हैं। बीटा एंगल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीटा, तो कितना आ जाएगा? ax इक्वल टू माइनस g साइन बीटा, और ay किधर आएगा? इस तरफ आएगा ना, तो ay इज इक्वल टू माइनस g cos बीटा। तो y कंपोनेंट अभी भी cos में है, cos बीटा है, और x कंपोनेंट अभी भी sin बीटा है, जिसमें अप द इंक्लाइन में जो लिया था, ठीक है। तो इस तरह से दोनों चीजें सिमिलर हैं, तो हमें याद करने में भी आसान जाएगा, ये इजी होगा। तो इसके कंपोनेंट लिख लिए हैं। x कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस g sin बीटा, x की तरफ sin ही जाता है, y की तरफ जनरली cos ही जाता है, इसको भी याद रख लेना। ay इज इक्वल टू माइनस g cos बीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट्स को हमने बना लिया है। अब हमारे लिए इजी होगा किसी भी चीज को लिखने के लिए, किसी भी इक्वेशंस को लिखने के लिए और उसको फाइंड आउट करने, उसका फॉर्मूला बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट को देखेंगे, ठीक है। चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। डाउन द इंक्लाइन में टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका है? वही फिर से वही वर्टिकल मोशन सेकंड इक्वेशन, वर्टिकल मोशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से देखना चाहें, प्रोसेस पे बाद में जाते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से? टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2uy अपॉन ay, यही बताया था ना मैंने। यहां भी uy और ay को रखना है, इसको सॉल्व कर लेना है। uy कितना है? देखो 2 तो लिखेंगे, uy कितना है? u sin अल्फा, ay कितना है? g cos बीटा। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्ट आ गया डाउन द इंक्लाइन के लिए भी, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रोसेस से करना चाहते हैं तो प्रोसेस के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा वर्टिकल इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन वाले लाइन को, ठीक है। चलो यहां पे लिखते हैं वर्टिकल इक्वेशन, मतलब y एक्सिस वाला इक्वेशन लिखना। कौन सा? सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं sy इज इक्वल्स टू uy
स्मॉल टी प्लस हाफ ए वाई स्मॉल टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या हम लोग लिखते हैं, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी एस वाई, या फिर जो वाई होगा हमारे पास वाई डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, 0 होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पे यही होते हैं ना, एट टी इक्वल टू कैपिटल टी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में वाई डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो इसको लिख लेंगे, इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, यू आई कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई कैपिटल टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t इज इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, 2u अपॉन ए वाई। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। बस हो गया। तो प्रोसेस से भी वही है, अगर हमें मालूम है वर्टिकल मोशन सेकंड इक्वेशन क्या होता है, उसको रख करके सॉल्व कर लेना है, और हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं चुटकियों में। 5 सेकंड का काम है ये फॉर्मूला तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ना, ठीक है ना। इसको तुम इस फॉर्मूले को बेसिकली हम लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होता है, तो 9th क्लास के इस फॉर्मूले हैं। इसी 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से तुम एडवांस के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को और इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, सिर्फ 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इतना इजी होता है ये सब, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। हमने यहाँ पे क्या क्या, ये रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा है, उसको देखने के बाद उसको रोटेट करके इसके इक्वेशंस को बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बाकी सब कुछ तो 9th वाला ही है, सारे फॉर्मूले 9th वाले हैं। ठीक है, तो एडवांस भी कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ही करते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को भी हमने देख लिया। अब क्या देखना है, हमें रेंज देखना है। रेंज के लिए क्या करेंगे, डाउन द इंक्लाइन में रेंज देखना है। रेंज के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि कौन सी चीजों को लेना है। हॉरिजॉन्टल मोशन सेकंड इक्वेशन लेना, हॉरिजॉन्टल मोशन सेकंड इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब एक्स वाला इक्वेशन लिखना, सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं एक्स में, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स स्मॉल टी प्लस हाफ ए एक्स स्मॉल टी स्क्वायर। लिख लिया। अब हमें लिखना है यहां पे क्या, एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, जो एस एक्स होगा हमारे पास, जिसको x भी बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, कंप्लीट रेंज हो जाएगा। देख लो कैसे, डाउन द इंक्लाइन के लिए देख लेते हैं। पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ फेंका, तो यहाँ से यहाँ जी जो इसकी x में डिस्प्लेसमेंट होगी मैक्सिमम, उसी को तो रेंज बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे x r बन जाएगा, तो एट t इक्वल्स टू कैपिटल T एस एक्स या x इक्वल्स टू r, इस वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे। देखो x इज इक्वल्स टू यू एक्स कैपिटल T प्लस हाफ ए एक्स कैपिटल T स्क्वायर, और कैपिटल T को तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, इसको यहाँ पे वैल्यूज को रख सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू यू एक्स कितना है, u कॉस अल्फा, t कितना है 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा। हो गया, रखते हैं। ए वाई की ए एक्स कितना है हमारे पास, ये हाफ हो जाएगा, ए एक्स इज माइनस जी साइन बीटा। टी कितना है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। बस अपने फॉर्मूले पे स्टिक कर लो, उसके कंपोनेंट पे एकदम स्टिक हो जाओ। एक्स क्या है सर, ए वाई क्या है, यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है, उसको अच्छे से ध्यान में रखोगे। अगर उसमें कंफ्यूज करोगे तो ये फॉर्मूले पे नहीं आ सकते, इसको बना ही नहीं सकते हम। ठीक है, अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि एक्स क्या है, ए वाई क्या है, यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि कंपोनेंट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी ये सब तो रिपीटेड चीज़ें हैं, बार बार एक ही चीज़, एक ही कैसेट चल रहा होता है। वही हॉरिजॉन्टल मोशन सेकंड इक्वेशन, उसी को लिखा है, उसमें सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, ये भी रिपीटेड ही है। एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी एक्स इक्वल्स टू आर हो जाता है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, बस हमें ज़रूरत है किसकी, यू एक्स ए एक्स ए वाई और एक्सेलेरेशन का जो कंपोनेंट होता है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उसको रख करके आसानी से फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो भी ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक्स नहीं आर होगा, कैपिटल आर ना, कैपिटल आर के लिए अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे कैपिटल आर होगा, यहाँ भी कैपिटल आर होगा। तो रेंज को हम लोग इस तरह से निकाल, बहुत लंबा सा फॉर्मूला दिख रहा है ना, बहुत डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं यहाँ पे। अगर हमें मालूम है तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसको रिड्यूस कर लेंगे जब हमारे पास जैसा क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन होंगे उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन प्रोसेस तो पहले पता होना चाहिए ना, पता चला
प्रोसेस ही नहीं पता है तो रिड्यूस क्या करोगे, किसको करोगे? इस क्वेश्चन बनेगा तभी ना इसको रिड्यूस करोगे। तो पहले ये ज़रूरी है इस इक्वेशन को बनाना है। अगर ये इक्वेशन बन जाएगा तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और सारी चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए मैक्सिमम हाइट अभी तुम्हारा काम है, इसको तुम्हें निकालना बहुत आसानी से इजी से निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और प्रोसेस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो होता है हमारे पास कैपिटल H, हम उसको निकाल सकते हैं UI² अपॉन 2AY से। यहाँ पे UI की वैल्यू रख दो, उसको स्क्वायर कर लो, AY रख लो, मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी, रेंज भी, मैक्सिमम हाइट भी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को किसी दिन हम और समझाएंगे। ठीक है, तो हमने अप द इंक्लाइन भी देखा और डाउन द इंक्लाइन भी देखा, दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज को कैलकुलेट करना देखा और तुम्हारे लिए होमवर्क दिया कि मैक्सिमम हाइट को निकालना अप द इंक्लाइन में और डाउन द इंक्लाइन में। वो तुम्हारे लिए होमवर्क, वो सिंपल है, वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, अगर तुमने इतना को समझा होगा। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है ना, इस पर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इन सारे थ्योरीज को जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है ना, वो हमें देखना है। चलो देखो, क्वेश्चंस में यहाँ पे बोला गया है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा with horizontal from the foot of a plane whose inclination to horizontal is beta। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से पहले हम क्या करेंगे, फिगर को बना लेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें बार बार ये लाइन को पढ़ने में परेशानी ना हो और इसमें कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में, फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ और फिगर बनाने की आदत डालेंगे। ग्राफ और फिगर बनाने से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट भी एक सेटअप हो जाता है, लाइन अप हो जाता है हमारे कॉन्सेप्ट भी। तो इस वाले लाइन से पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें जिक्र किया गया है किसका, इंक्लिनेशन टू हॉरिजॉन्टल, मतलब ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। तो हम इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है वो इंक्लाइंड प्लेन की क्वेश्चन है। अब हमें देखना अप द इंक्लाइन है कि डाउन द इंक्लाइन है, ये भी हमें इसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलो, इंक्लाइंड प्लेन का था ये, तो हम लोग अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर लेंगे। ये x है और ये y है। ठीक है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ ए प्लेन। तो इसके फुट से प्लेन फेंका गया तो ऊपर ही होगा ना, तो ये अप द इंक्लाइन का केस है। तो इस पार्टिकल को हमने इसके फुट से फेंका है ऊपर की तरफ, ऐसा। ठीक है, अब ये कहाँ पे कैसा आगे इसका पाथ होगा उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा हमें, जिसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये जो एंगल है ना एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। अब ये इंक्लाइन प्लेन से अल्फा नहीं बना गया है, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा। अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, हम लोगों ने जो अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन पढ़ा था वहां पे अल्फा हमने इंक्लाइन प्लेन से लिया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से दिया। मैंने बोला था ना वो चीजें आएंगी, वो चीजें आती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से अब सॉल्व करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसा ही चलेगा, सारे फॉर्मूलेज वगैरह को हम उसी तरह से डील करेंगे। बस एक थोड़ा सा छोटा सा चेंज है, उस चेंज और इस चेंज और उस ट्विस्ट को हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को पकड़ेंगे, फिर उसको आसानी से उसके आगे काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना, तो इस प्रोजेक्टाइल ने, इस पार्टिकल ने इस वाले एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया है, इसको ध्यान में देंगे। ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन ने जो हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन ने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया है वो बीटा है। तो अगर हम लोगों को ये वाला एंगल बनाना होगा किसी इंक्लाइंड प्लेन से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंक्लाइंड प्लेन से बनाना होगा, तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं, ये इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगी, सिंपल। तो जब जहाँ पे हम अल्फा ले रहे थे ना अपने कैलकुलेशंस में, वहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अल्फा माइनस बीटा लेना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना छोटा सा काम हमें करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने ले रखा है, क्वेश्चन मैंने दिया लेकिन मैं अभी इसको सॉल्व करने के लिए ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर बन गया। उसके आगे देखो क्या लिखा है, शो दैट इट विल स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल्स इफ। हमें दिखाना है ये जो पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन को स्ट्राइक करेगा वो राइट एंगल पे करेगा। कौन से एंगल पे करेगा, राइट एंगल पे करेगा। अगर वो होता है तो इसको हमें प्रूफ करना है कि ये वाले रिलेशन आएंगे। ठीक है, तो इसका आगे का फिगर बनाते हैं हम लोग, कैसा होगा देखो, ये जो गिरेगा ना ये ऐसा वर्टिकल गिरेगा, ऐसा। ठीक है,
ये इसने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो पार्टिकल जब इस इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करेगा तो इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि ये v ऐसा होगा ना, इंक्लाइन प्लेन इसको वर्टिकली हिट करेगा तो x से ये वर्टिकल है, तो इस फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट कुछ होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो x कंपोनेंट है vx वो 0 है, इसीलिए ये बताया गया है, इसको यूज कर सके हम लोग। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन से अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, इस फिगर को हम लोग थोड़ा छोटा करके साइड में कर लेते हैं। यहां पे रख लेते हैं, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हमें। अब देखो, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। तो जब ये यहाँ पे हिट करेगा तो इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ, एक्चुअली इसमें बोला नहीं गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट से निकालेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना इजी होता है। और ये जो साइन कॉस का जो रिलेशन है ना, कॉट और टैन का, अल्फा माइनस बीटा और बीटा का, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन से ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन लिख लेंगे। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या होता है, 2uy/ay। ये हमें मालूम है, इसको प्रोसेस से भी हम लोग डिफाइन कर ला सकते हैं, अगर हमें याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दिस t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2u y कितना होगा, u हमारे पास हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि वो एंगल कितना है, अल्फा है। तो इसके कंपोनेंट जो y में बनाएंगे ना, वो u साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा, और इसका x में आएगा u कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो कॉस की अभी x की जरूरत नहीं है, y की जरूरत है, हमने लिखे यहाँ पे। ए वाई कितना होगा, देखो इसका ए वाई, वाई कितना होता है, कॉस वाले कॉम्पोनेंट तो बीटा के साथ होते हैं वो, तो हम लोग ए वाई को लिखेंगे जी कॉस बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकल ने इस इंक्लाइन प्लेन को वर्टिकली स्ट्राइक किया है, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम होता है उसको और हम कहां से निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कहां पे, एक्स में, फर्स्ट इक्वेशन इन एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स कैपिटल टी, क्योंकि यहां से यहां आने का पूरा टाइम कितना है, कैपिटल टी है, और हमारे पास Vx 0 है ना, तो इसका हम लोग यूज करेंगे, कहां से करेंगे, इस इक्वेशन से। तो हमें पता चलेगा कि अब हम लोग x का इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, तो Vx इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो जाएगा। यहाँ पे इसको 0 रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। Ux कितना है, Ux है u कॉस अल्फा माइनस बीटा, u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ax कितना है, माइनस g साइन बीटा, और t होगा हमारे पास कैपिटल T। ठीक है, इसको इक्वेट कर लेंगे। इसको इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, दिस t इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन g साइन बीटा। इसके लिए भी हम लोग इस इक्वेशन लिखेंगे। ये टाइम का पहला इक्वेशन है और ये टाइम का हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है और ये वाला वैल्यू को निकालना है। ये आसानी से अब आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज को रखा और इसको इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे ये लिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक यहाँ पे निकालेंगे और एक यहाँ पे निकालेंगे, ताकि दोनों को इक्वेट करें तो ये वाला रिलेशन आ सके। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिलेट कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम ठीक है, ऐसा रख लेते हैं, इसको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करेंगे। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन क्या, g कॉस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, u कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन g साइन बीटा।
ठीक है, इसको लिख दिया। u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन के नीचे ये कॉस को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan, साइन अपॉन कॉस इज tan अल्फा माइनस बीटा, ये 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 को रखेंगे। अब देखो इसको इस तरफ ले गए तो जी कॉस बीटा अपॉन जी साइन बीटा हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा हमारे पास कॉट बीटा, और हमने इसको यहाँ पे इससे कोरिलेट करके इस वाले रिजल्ट को फाइंड कर लिया है, ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि अगर पार्टिकल x को वर्टिकली स्ट्राइक करेगा और ये परपेंडिकुलर, तो हमें ये रिलेशन दिखाना था। तो एक वाला टाइम का हमने वहां से बनाया और एक x y वाले से और एक x वाले से बनाया, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम ये सारी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। हम लोग आगे के क्वेश्चंस लाइव सेशन में भी कर सकते हैं, करेंगे, और हम लोग अलग से वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में अगर बहुत सारी चीजें समझ में आई हमें, तो इसको हम अपने पास रखेंगे, इस सारे कॉन्सेप्ट को जमा करके इकट्ठा करके रखेंगे। कहाँ पे? अपने दिमाग में, कॉपी में नहीं। ठीक है ना, अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुम्हें दिमाग लेके ही जाना पड़ता है, कॉपी किताब लेके जाना अलाउ नहीं होता है वहां पे। तो इन सारी चीजों को कॉपी किताब के अंदर नहीं रखेंगे, मोबाइल के अंदर नहीं रखेंगे, लैपटॉप के अंदर नहीं रखेंगे, अपने दिमाग के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो इसको और देखो, फाइंड करो क्या इसमें हो सकता है, इसमें और अच्छे से देखो और सारे स्टेप्स को फॉलो करो जैसे मैंने बताया है, और इस पे मेहनत करो। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हो सके तो तुम भी सॉल्व करो, हम भी बताएंगे यहाँ पे लाइव सेशन वगैरह में इसके क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फीडबैक्स को दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिडा जेई को सब्सक्राइब करिए। हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे और सारे वीडियोस को डालेंगे। मिडा जी हमेशा तैयार है आप लोगों के अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए। हमारा काम है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, कहां से? फ्रॉम जीरो टू हीरो। ठीक है ना, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप लेवल, फ्रॉम बोर्ड लेवल टू एडवांस लेवल, हम आपके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, केमिस्ट्री के भी वीडियोस देखिए, मैथ्स के भी वीडियोस देखिए, ताकि पूरा तीनों सब्जेक्ट आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और करिए अच्छे से पढ़ाई, हमारे वीडियो का करिए इंतजार, तब तक के लिए करिए रेस्ट एंड टेक केयर, बाय।